24 घंटे बाद का ये दृश्य है, जब संकल्प को सिद्ध करने के लिए विख्यात प्रधानमंत्री मोदी अपने उन्हीं पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठे हुए थे जिनके साथ मिलकर वो आजाद भारत के चुनावी इतिहास में नया अध्याय लिखने की प्रतिबद्धता बार बार दोहरा रहे हैं। एक 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधान की साक्षात मौजूदगी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके विश्वास को शाब्दिक विस्तार दे रहे थे और सामने बैठे बीजेपी के 11,000 से ज्यादा पदाधिकारी मौजूदा भगवा राजनीति के पुरोधा के नाम की आवाजें लगा रहे थे। मोदी सरकार के विकास की व्याख्या करते करते बीजेपी के अध्यक्ष ने राम मंदिर का जिक्र किया और फिर पूरा हॉल राममय हो गया। असल में ये सिर्फ नारेबाजी नहीं है, ये प्रधानमंत्री मोदी के समृद्ध और सनातन भारत की उस सोच का एक सिरा है जिसके इर्द गिर्द 2024 का चुनाव करवाने की रणनीति है। सियासी हवा का रुख अपने हिसाब से मोड़ने में माहिर प्रधानमंत्री मोदी की इसी चुनावी लकीर पर मुहर लगाने के लिए दिल्ली में बैठक हो रही है। चुनावी आहट के बीच दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। 2 दिनों के इस राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चुनावी रणनीति को लेकर के जो एक लकीर खींची गई है, उस पर एक तरह से औपचारिक मोहर लग रही है। ये दृश्य है सत्ताधारी पार्टी की उसी बैठक का जो दिल्ली के भारत मंडपम में चल रही है। राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की और इसका पानी बदला जिसकी प्रस्तावना खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लिखी है। राष्ट्रीय अधिवेशन में विकसित भारत को लेकर प्रस्ताव पास किया गया। दूसरे दिन राम मंदिर को लेकर प्रस्ताव पास किया जाएगा। मतलब बीजेपी का चुनावी एजेंडा साफ, सरल और स्पष्ट है। धर्म और कर्म, इन्हीं दो पहियों पर पीएम मोदी की अखंड जीत के अश्वमेध रथ को दौड़ाने की तैयारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले दिन 11,000 से ज्यादा पदाधिकारियों को प्रधानमंत्री मोदी ने उस लक्ष्य को हासिल करने का मंत्र दिया जिसे वो बार बार दोहरा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही कि भाजपा 170 और एनडीए 400 पार। इसमें भाजपा 370 ये मात्र आंकड़ा नहीं है। तो इस चुनाव में भाजपा का कार्यकर्ता 370 सीटें जीतकर यह आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्यकर्ताओं को किया। देश के कोने कोने से पहुंचे बीजेपी नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कैसे 10 साल से देश विकास की सीढ़ियां चढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी नेताओं से कहा कि यदि वो अगले 100 दिनों तक जी तोड़ मेहनत कर लेंगे तो हैट्रिक के लक्ष्य को पाना आसान हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिन जिन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है उनसे सीधा संपर्क करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्र दिया है कि अगले 100 दिनों तक बूथ बूथ जाएं, देश के युवाओं तक जाएं और उनको बताएं कि 10 साल में देश कितना बदला है। 2014 से पहले देश की क्या हालत थी और आज देश की क्या ताकत है। भारत मंडपम में मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को 100 दिन का टास्क देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक कर सब कुछ समझाया। उन्होंने कहा कैसे भारत सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त विकास में सफलता पाई है। ये बात आम आदमियों तक पहुंचाने की जरूरत है। राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले दिन पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को बताया कि कैसे विपक्षी पार्टियां जब आपस में उलझी रहेंगी तब अपने टारगेट को पूरा करना है। विपक्ष
चुनाव में तू मैं की राजनीति ज्यादा करेगा, अनावश्यक भावनिक मुद्दाओं को ज्यादा उछालेगा, लेकिन हमको विकास के आधार पर हमने जो गरीब कल्याण का काम किया है, उस गरीब कल्याण के काम को लेकर ही आने वाले दिनों में हमारा कैंपेन होगा। इसी मुहिम रणनीति बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है। जेपी नड्डा जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों को बताया कि कैसे मोदी सरकार के कामकाज को जन जन तक पहुंचाने में बीजेपी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। जेपी नड्डा ने बताया कि गांव चलो अभियान के तहत बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचने में सफल हुए हैं। लोकसभा प्रवास योजना 161 खाली हुई सीटों पर केंद्रीय मंत्रियों के 430 प्रवास हुए हैं। मोदी सरकार के कामकाज का जिक्र करते हुए जेपी नड्डा ने सत्ता में नहीं ढकाऊं, ठंडा लगेगा रात को। हाँ सहन ही नहीं होता। पतला वाला ढका दूं, वाला निकाल के पतला डाल दे। दूसरा डाल दूं। हाँ, एकदम बाहर चेक चेक। हाँ, जी। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में बीजेपी अध्यक्ष ने दावा किया कि 10 सालों से कैसे सरकार ने विकास को नया आयाम दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहन गरम होगा तो हटा देना, कोई बड़ी बात नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था पैर में लगा दूं? नहीं, और ऐसा दावा वो पिछले कुछ वक्त से लगातार करते आ रहे हैं। तो पहले ये समझिए अभी तो लगाना के है। जरिए क्या? आखिर क्या है बाप। बीजेपी की 400 फायदा हो रहा है उससे? नहीं, रणनीति। थोड़ा लग रहा है, हो ही रहा होगा। थोड़ा लग रहा है कम। क्या बताऊँ कब कम क्या बोले। मतलब क्या बताऊं? ये है अंकल, यहाँ पर नहीं लग रहा। भाप लगा दो यार। दे दे। कौन सी वाली भाप लगानी है? पानी वाले अभी निकल ही नहीं रही इससे। तो गर्म तो होना चाहिए, उबलना तो चाहिए। पागल। पहले ले। ये ऑफ है। यहाँ क्या होगा? पहले इसको कस दे ठीक। अपने प्रण ये ऐसे ही होता है, प्रतिबद्ध प्रधानमंत्री ने इससे ज्यादा नहीं हो पा रहा है। वाली ले ली तुमने? ये बताओ मुझे पहले। बोल दे। सिर्फ राजस्थान ही नहीं समूचा हिंदुस्तान सुन रहा था। शहर शहर बोल दे। विकसित भारत वहाँ से ऑन करने रखा, बीजेपी के लिए वोट अब कर रहा है, अब हुआ है। ये जानने से खाली पहले जगह। समझ लीजिए कि भारत को विकसित करने की सीढ़ी क्या है। वो गिरेगा, ध्यान हम रखना के उसको। परिवार को पक्का घर देने का वादा पूरा करना, हर घर 24 बिजली देने की तैयारी, किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य, बुलेट ट्रेन दौड़ाने की तैयारी और साथ ही अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाना। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए मोदी इसी लक्ष्य को हासिल ऊंची करने चीज की होती है ना तैयारी साली, कैसे रखा जाए? मकान बिजली से लेकर किसानों की आय तक इसका सीधा सरोकार मुंह खोलो थोड़ा। आम आदमी से है। और हाँ, वहाँ प्रधानमंत्री से। नरेंद्र मोदी थोड़ा का जमीन में विश्वास है कि जब आम आदमी को ये बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी तो इससे न सिर्फ देश सशक्त होगा बल्कि उसके अलावा बीजेपी के समर्थन की दीवार भी और ज्यादा चौड़ी होगी। ये उम्मीद ही नहीं है। असल में प्रधानमंत्री मोदी के 400 सीटों के लक्ष्य के पीछे जो चट्टानी आत्मविश्वास है, उसका एक आधार वे वोटर्स हैं जो सरकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं। पीएम आवास योजना के अधीन 4 करोड़ लोगों को घर भवन दिए गए हैं। हर घर नल से जल योजना से देश भर में 13 करोड़ 28 लाख ग्रामीण परिवारों को फायदा हुआ। 10 करोड़ लोगों को पीएम उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन मिला। पीएम सुरक्षा बीमा योजना से 34 करोड़ बता देना, बंद कर देंगे यहाँ से। पीएम जन आरोग्य योजना के जरिए वो देखो तो उसको बंद कर देना उसको। इलाज हुआ है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11 करोड़ कब गिरेगा यहाँ पर कपड़ा? सालाना 6,000 रुपए की मदद मिली। स्वच्छ भारत अभियान के जरिए 11 करोड़ 21 लाख शौचालय बनाए जा चुके हैं। और सबसे खास है गरीब कल्याण योजना, जिसके तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। लाभार्थियों का असर साफ साफ दिख रहा है। मोदी जी का किसी का ताकत नहीं हरा देता। हम बोलते हैं हम खुद करोड़ दे रहे हैं, मस्जिद मुद्दा नहीं है, वो क्या होगा मतलब हम काम को
मजबूत इस नंबर सब घरों में पड़ते हैं, नमाज पे सुनिए। मोदी जी हमको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, इतना गल्ला दे रहे हैं कि मत पूछिए। पानी दी, सड़क दी, बिजली, अब क्या पूछते हैं? अब कैसे प्रधानमंत्री होना चाहिए? एक बात बच्चे दिल से दे और ये दिखलाने में जो दिखलाते हैं, मोदी जी हमारे दिल में बसे। हम मुसलमान में हैं, लेकिन हमारे दिल में बसे। तो कहिए काहे बसा हुआ? कितना काम करने हुआ, भूखा मरते थे पहले कांग्रेस के। गल्ला का कमाल है कि अब सीना इसलिए है, जब तक मोदी जी रहेंगे ना, साला सीधे रहेगा। सीधे सीना पा एकदम यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी बार बार विकसित भारत का जिक्र कर वोटर को साथ रहे और चुनावी राजनीति में नए लक्ष्य को हासिल करने का दावा कर रहे हैं। अकेला बीजेपी, अकेला कमल का निशान 370 पार करेगा। 370 पार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। 370 से ज्यादा बंद करो। हाँ। 11 फरवरी को हिंदुस्तान के हृदय स्थली में प्रधानमंत्री मोदी मिशन 24 के फाइनल राउंड का आगाज। इसी पे रख दे रही हमें। हाँ। सुन रहे हो? ये ठंड इधर को रख देना बाद में, ये पहला कार्यक्रम आज हुआ। अभी उठा देंगे। मोदी मध्य प्रदेश में दवाई पी ली? हाँ हाँ पी ली। से लोकसभा की लड़ाई का आगाज करेगा। मैं बताना चाहता हूं, मोदी लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए नहीं आया है। मोदी तो सेवक के तौर पर ईश्वर रूपी एमपी की जनता जनार्दन का आभार मानने आया है। भले ही प्रधानमंत्री मोदी ने इसे चुनावी रैलियों की औपचारिक शुरुआत मानने से इनकार कर दिया, लेकिन राजनीति का रट्टा मारने वाले जानते हैं कि झाबुआ जाने का मकसद क्या था। इसके बाद मोदी सीधे संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे, जहां 14 फरवरी को सनातन संस्कृति को समृद्ध करने के लिए मंदिर का उद्घाटन किया। ऐसे में मोदी ने आबू धाबी में सबसे पहला हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। विशुद्ध भारतीय परिधान में हिंदुस्तान के प्रधान मुस्लिम मुल्क में बने मंदिर में खड़े थे और हिंदुत्व का एजेंडा नया आकार ले रहा था। अबू धाबी के सनातन मंदिर में आराधना कर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पुरातन वोट बैंक को और मजबूत कर लिया। राम मंदिर के बाद अबू धाबी के मंदिर से सनातनियों को नया संदेश देने वाले पीएम मोदी ने शेख के देश से तीसरी बड़ी इकॉनमी वाली प्रतिबद्धता को कुछ यूं दोहराया। अपने तीसरे टर्म में अब मुझे आने वाले सालों में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के लिए आपके आशीर्वाद चाहिए। 2027 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री बार बार तीसरी अर्थव्यवस्था का जिक्र कर रहे हैं, उससे आम लोगों को क्या फायदा होगा उसे समझिए। हर साल 1 करोड़ नई नौकरियां मिल सकती हैं। हर साल करीब 1.5 करोड़ भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला जा सकता है। भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय करीब $5,000 यानी 3,98,000 रुपए तक पहुंच जाएगी और सबसे अहम ये कि किसानों की आय 2 गुनी से भी ज्यादा हो जाएगी। यानी सीधे सीधे आम लोगों को फायदा होगा। यही वजह है कि पीएम मोदी बार बार $5 ट्रिलियन की इकॉनमी और विकसित भारत का जिक्र कर रहे हैं। खासकर अब जब उनका चुनाव प्रचार रफ्तार पकड़ रहा है तो हर जगह विकसित भारत की बात कर वोट बैंक को साथ रहे 400+ के लक्ष्य को हासिल करने की बात कर रहे हैं। साथियों, आज एक भारतीय का लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है। अपने 10 सालों के कामकाज का हिसाब लेकर प्रधानमंत्री मोदी खुद अब शहर शहर घूमने वाले हैं। चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले
पीएम मोदी जम्मू कश्मीर से लेकर यूपी, गुजरात और असम का दौरा करेंगे। 19 फरवरी को यूपी के संभल में कल्की धाम जाएंगे और उसका शिलान्यास करेंगे। सनातनी संस्कृति को विस्तार देने के बाद 20 फरवरी को ही पीएम मोदी जम्मू कश्मीर में अलग अलग विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। 22 फरवरी को अहमदाबाद, नरम, नौसारी और काकड़ाबाद में अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। 22 फरवरी को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रात्रि विश्राम करेंगे और 23 फरवरी को संत गुरु रविदास जयंती के मौके पर अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। 24 फरवरी को जामनगर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। 25 फरवरी को वे द्वारिका में पूजा अर्चना करेंगे और सिग्नेचर ब्रिज को समर्पित करेंगे। 1 मार्च को असम में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में जंगल सफारी करेंगे, जबकि 2 मार्च को वहीं पर चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। ताबड़तोड़ रैलियों के जरिए पीएम मोदी जहां अपने 10 सालों के कामकाज का हिसाब देंगे, वहीं विकसित भारत और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात भी करेंगे। जगह, समय और परिस्थिति के मुताबिक राम मंदिर का जिक्र करेंगे, उसी राम मंदिर का जिस पर बीजेपी के अधिवेशन में मोदी सरकार की प्रशंसा का प्रस्ताव लाया जाएगा। इसका जिक्र जब बीजेपी नेताओं ने किया तो पूरी बैठक राममय हो गई। राम मंदिर के बनने के रास्ते को प्रशस्त करने के लिए प्रयास करें। उसके बाद हमने वर्षों नारे लगाए। रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। बीच में कुछ लोगों ने उपहास भी किया और कहा रामलला हम मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे या तिथि कब बताएंगे। तो हमने कहा कि आपको तिथि भी बताएंगे और आप जरूर आएंगे। आप आए नहीं, ये आपके कर्म थे, लेकिन 22 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 11 दिन का कठोर अनुष्ठान करने के बाद रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठान किया। दिल्ली के प्रगति मैदान में हो रही इस बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ही बातें हो रही हैं। मोदी की गारंटी के आसरे लोगों तक पहुंचकर 51% वोट हासिल करने की बातें हो रही हैं। दर्जनों पीढ़ियां चली गई, एक ही कामना के साथ, एक ही तमन्ना थी कि अयोध्या में प्रभु फिर से अपने मंदिर में विराजमान हो जाए, उसका भव्य मंदिर बन जाए। 1947 में भारत देश का शरीर स्वतंत्र हुआ था और 22 जनवरी 2024 को उसमें आत्मा की प्राण प्रतिष्ठा हमारे प्रधानमंत्री सनातन धर्मावलंबी इस घटना से प्रफुल्लित है और भारत को इस दिन की प्रतीक्षा सदियों से थी। विधाता ने भी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए किसको चुना? इस नियत ने भी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए किसको चुना तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो कह रहे हैं उसे अपने हिसाब से 18 फरवरी को पीएम मोदी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले दिन की बैठक से ये संकेत मिल चुका है कि हैट्रिक के लिए प्रतिबद्ध प्रधानमंत्री मोदी पूरे चुनाव को समृद्धि और सनातन के इर्द गिर्द लाने की पूरी और पक्की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी 400 प्लस के लक्ष्य तक कैसे पहुंची? रणनीति पर मंथन जारी। इधर चुनाव से पहले ही अरविंद केजरीवाल का बयान विपक्ष की हार का संदेश लेकर आया है। मौका विधानसभा सत्र का था। सदन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर बहस कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा, अगर बीजेपी लोकसभा चुनाव में नहीं हारी तो आम आदमी पार्टी 2029 में बीजेपी को हराएगी। अब इस बयान के मायने क्या है? इसे लेकर सियासी हलचल काफी बढ़ गई है।